बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास में सेकंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं, जिसका नाम गोल्जी बॉडीज है। हम देखते हैं कि ये हमारे सेल के अंदर जो है वो क्या काम करता है और कौन कौन से इसके दूसरे फंक्शंस जो हैं वो कंट्रोल होते हैं हमारे सेल के अंदर। तो ये कहता है इट इज सो कॉल्ड इज बिकॉज इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी। इसको गोल्जी बॉडी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको सबसे पहले कैमिलियो गोल्जी ने डिस्कवर्ड किया था, इसके ऊपर स्टडी की थी। अच्छा, कभी कभी हम इसको गोल्जी बॉडीज के साथ साथ गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं या फिर डिक्टियोसोम्स भी कहते हैं। इसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन क्या है कि अगर हम सेलों की बात करें तो हमारे पास एक होता है एनिमल का सेल और दूसरा हमारे पास होता है प्लांट का सेल। अब एनिमल सेल की जब हम बात करते हैं तो एनिमल सेल के अंदर मोस्टली ये सिंगली पाया जाता है, एक सेल के अंदर आपको एक गोल्जी बॉडीज मिलेगा। जबकि हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल के अंदर ये जो गोल्जी बॉडीज हैं ये दो की फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि एक पूरे सेट की फॉर्म में पाया जाता है। तो प्लांट के अंदर इसको कहा जाता है डिक्टियोसोम्स, क्योंकि ये जो वर्ड है ना डिक्टियो, इसका मतलब होता है सेट, और सोमा सोम का मतलब या सोमा का मतलब क्या होता है बॉडी। तो प्लांट के अंदर ये वाली जो बॉडी है यानी गोल्जी बॉडीज जो है ये सेट की फॉर्म में पाई जाती है, दो की फॉर्म में पाई जाती है। तो इसलिए प्लांट के अंदर इसको डिक्टियोसोम कहा जाता है। बाकी एनिमल के अंदर इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है या फिर गोल्जी बॉडीज कहा जाता है। मुझे उम्मीद है ये वाली बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, इन केस ऑफ प्लांट इट रेफर्ड एज डिक्टियोसोम। प्लांट के केस में इसको डिक्टियोसोम कहा जाता है, जबकि एनिमल के केस के अंदर इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्यों भाई? यूजुअली एनिमल सेल के अंदर सिंगल गोल्जी अपरेटस पाया जाता है हर सेल के अंदर, जबकि हम प्लांट की बात करें तो प्लांट्स के अंदर ये सेट की फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए हम इसे डिक्टियोसोम्स कहते हैं। ये वर्ड जो डिक्टियो है इसका मतलब ही क्या होता है? सेट। अच्छा, जिस तरह से आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनील था, ये भी सेम इसी तरीके से क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनील होता है। अच्छा, अब आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे ना, इसमें आपको इस तरह से डिस्क शेप के कुछ कंपार्टमेंट्स मिलेंगे। इस तरह से बहुत सारे डिस्क शेप के क्या मिले हुए होते हैं? कंपार्टमेंट मिलते हैं। इन कंपार्टमेंट्स को क्या कहा जाता है? सिस्टर्नी कहा जाता है। हालांकि हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो अंदर ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर थे, जो उसकी मेम्ब्रेन थी इनर ट्यूब्यूल वाली, उसको भी हमने सिस्टर्नी कहा था। इनके ये जो डिस्क शेप के जो कंपार्टमेंट हैं जो बीच में पाए जाते हैं, इनको भी हम किसका नाम देते हैं? सिस्टर्नी का नाम देते हैं। मैं नेक्स्ट इमेज में आप लोगों को दिखाता हूँ। ये कहता है कि इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो डिस्क शेप की होती है, सेंट्रल बिल्कुल बीच में होती है, फ्लैट एंड बिल्कुल सीधे सीधे प्लेट लाइक कंपार्टमेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। इस इमेज के अंदर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो, ये हमारे पास जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, ठीक है, जो हमने पढ़ लिया है। क्योंकि इसका लिंक होता है गोल्जी बॉडीज के साथ, तो इसलिए मैंने ये इमेज सिलेक्ट की है। और ये जो बीच वाला आप ये जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये वाला पूरा का पूरा ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपका पूरा का पूरा गोल्जी बॉडीज का स्ट्रक्चर है, सही है। अब इसी जगह पे मैं आपको इसका काम भी समझा देता हूँ। पहले तो आप देखें, ये जो बीच में आपको ये कंपार्टमेंट नजर आ रहे हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? सिस्टर्नी कहा जाता है, ठीक है। ये जो ये कंपार्टमेंट बने हुए हैं, ये वाले कंपार्टमेंट, ये वाले कंपार्टमेंट, ये जितने भी कंपार्टमेंट हैं, ये क्या कहलाते हैं? सिस्टर्नी कहलाते हैं। ओके। अच्छा, अब इसका हम काम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है पहले वो समझते हैं, फिर उसके बाद जो दूसरे इसके काम है हम उनको समझते हैं। देखें, लास्ट टाइम हमने कहा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्मूथ, दूसरा होता है रफ। फिलहाल आप स्मूथ को भूल जाएं, हम रफ की बात करते हैं। भाई, रफ के ऊपर हमारे राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं, जो ये लाल कलर के आपको नजर आ रहे हैं। ये जितने भी लाल कलर के आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे राइबोसोम्स हैं। और आप सब लोगों को पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक ही काम होता है, और वो काम क्या होता है? प्रोटीन को बनाना। अच्छा, देखें, अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन को बनाना। वो प्रोटीन कौन सी होनी चाहिए? किस स्ट्रक्चर की होनी चाहिए? आया प्राइमरी की, आया सेकेंडरी की, टर्शनरी की, क्वाटनरी की? वो प्रोटीन एंजाइम नेचर की होनी चाहिए? वो प्रोटीन हार्मोन नेचर की होनी चाहिए? ये काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है जस्ट टू मेक द प्रोटीन, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन को बनाना, फिर उस प्रोटीन को मॉडिफाई करके प्रॉपर स्ट्रक्चर देना, सेकेंडरी, टर्शनरी, क्वाटरनरी, एंजाइमेटिक, हार्मोनिक, जो भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर देना है, वो काम किसका होता है? वो होता है गोल्जी बॉडीज का। सही है, ये आपने क्या रखना है? याद रखना है। तो ये क्या कहता है कि इसने, देखो यहाँ पे ये ग्रीन कलर की सिर्फ प्रोटीन बनाई है। बात को गौर से समझने की कोशिश करना। सिर्फ इसने ग्रीन कलर की ये प्रोटीन बनाई,
प्रोटीन बनाने के बाद ये इस प्रोटीन को एक बैग में करता है बंद, और जहां पे भी बैग का लफ्ज आता है ना उसको हम वेजिकल कहते हैं। तो परेशान नहीं होना, ये वेजिकल जस्ट हमारे पास क्या होते हैं, एक बैग होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये हमारे पास क्या है, बैग हैं। और ये एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन बनाने के बाद इसको इस बैग के अंदर बंद कर देगा। देखें इसने इसको इस बैग के अंदर क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। अब ये बैग हवाले किया जाएगा किसके, गोल्जी बॉडीज के। अच्छा, अब ये गोल्जी बॉडीज के अंदर जब आएगा ना तो वे खास जगह से एंट्री लेगा जिसे कहा जाता है सिस फेस। अब इस सिस फेस से ये क्या करेगा, ये जो वेजिकल है ये एंट्री लेगा। तो देखो ये वेजिकल इसके अंदर सिस फेस से क्या कर रहा है, एंट्री ले रहा है। जब इसने एंट्री ले ली तो ये प्रोटीन देखो इसके अंदर आ गई है। यहाँ पे ये प्रोटीन आप लोगों को नजर आ रही होगी, ये प्रोटीन यहाँ पे अंदर आ चुकी है। अच्छा, जब इस प्रोटीन को ये गोल्जी बॉडीज जब कलेक्ट करेगा तो कलेक्ट करने के बाद इसके पास ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि इस प्रोटीन को रिक्वायर्ड प्रोटीन के अंदर मॉडिफाइड कर देगा। मान लेते हैं, चलो 2 मिनटों के लिए सपोज करते हैं कि ये जो हमारे पास प्रोटीन है, ये प्रोटीन हमारे पास है एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज वैसे एक एंजाइम है लेकिन ये एक प्रोटीन का बना हुआ है, तो इसलिए हम एमाइलेज को कह सकते हैं कि हमारे पास एक प्रोटीन है। तो मान लेते हैं जब ऊपर से आ रहा था ये एमाइलेज नहीं था, लेकिन इसने क्या किया, गोल्जी बॉडीज ने इस प्रोटीन को मॉडिफाइड करके एक अथेंटिक प्रोटीन का नाम दे दिया जिसका नाम क्या है, एमाइलेज है। अब ये क्या करेगा, इस प्रोटीन को बनाने के बाद इसको दोबारा से एक बैग के अंदर करेगा बंद। ये बेढंगा नहीं है, ये ढंग से काम करता है। तो जब ये प्रोटीन बना लेगा तो ये भी क्या करेगा, एक बैग को बुलाएगा। इस बैग को हम वेजिकल कहेंगे, दोबारा देखो वेजिकल भी कह सकते हैं। अब ये बैग निकल रहा है कहाँ से, गोल्जी बॉडी से, तो इसे गोल्जियन वेजिकल या गोल्जियन वैक्यूल भी कह सकते हैं, क्योंकि वैक्यूल लफ्ज का मतलब भी क्या होता है, बैग। तो ये आपका गोल्जियन वैक्यूल भी कहलाएगा, गोल्जियन वेजिकल भी कहलाएगा, जो भी आप नाम देना चाहें, या सिंपली आप इसे वेजिकल भी कह सकते हैं। मैं जस्ट ये दूसरे नाम इसलिए बताता हूँ, जो बच्चे बुक पढ़ते हैं ना फिर वो कंफ्यूज जाते हैं कि सर गोल्जियन वेजिकल क्या है, गोल्जियन वैक्यूल क्या है, या फिर वेजिकल क्या है। ये एक ही चीज है, लेकिन जो जहां से निकलता है हम उसको उसका नाम दे देते हैं। ओके, तो इसने प्रोटीन बनाई, बनाने के बाद सॉरी मॉडिफाइड की, बनाना इसका काम नहीं है, गोल्जी बॉडीज का काम है मॉडिफाई करना। इसने प्रोटीन को मॉडिफाई किया, एक बैग को बुलाया, उस बैग के अंदर इसने देखो क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद ये क्या करेगा, इस प्रोटीन को आगे भेज देगा। अगर इस प्रोटीन की इसी सेल के अंदर जरूरत होगी तो ये इसी सेल में काम करेगा। अगर इस प्रोटीन की बाहर जरूरत होगी तो ये सेल से, यहाँ पे देखो ये प्रोटीन बाहर जाती हुई आपको नजर आ रही है, बाहर जाके किसी और सेल में काम करेगी। कहीं भी जहां इसकी क्या होगी, जरूरत होगी, जिस डेस्टिनेशन पे इसको काम करना होगा ये वहां पे चली जाएगी। तो गोल्जी बॉडीज का काम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की प्रोडक्ट यानी प्रोटीन को क्या करना, मॉडिफाई करना। तो इसलिए इसे दूसरा मॉडिफिकेशन ऑर्गेनील भी कहा जाता है। जिस तरह से आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन लेने के लिए एक जगह को मुंतखब किया था जिसका नाम सिस फेस था, इस तरह से जब प्रोटीन आपकी मॉडिफाइड हो जाती है तो उसको निकालने के लिए भी हम एक जगह को मुंतखब करते हैं और उस जगह का नाम है ट्रांसफेस। सिस फेस से चीजें ये लेता है, ट्रांसफेस से ये चीजें क्या करता है, बाहर निकालता है। तो आप लोगों को याद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब हमने पढ़ा था तो मैंने कहा था ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में काम करता है। तो देखें यहाँ से प्रोटीन को इस जगह पे इंपोर्ट किया जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो इस तरह से जब मैंने पीछे पढ़ाया था तो हो सकता है आपको ये बात समझ ना आई हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो चीजों की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या कर रहा है, अपना रोल प्ले कर रहा है। तो ये हमारे पास गोल्जी बॉडीज का काम था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की प्रोडक्ट को ये क्या कर रहा था, मॉडिफाई कर रहा था, और फिर ट्रांसफेस से उसको बाहर निकाल के जहां उसकी जरूरत होती है उसको वहां ये क्या कर देता है, भेज देता है। तो इसलिए इस जो गोल्जी बॉडीज है इसका नाम मॉडिफिकेशन ऑर्गेनील कहलाता है। इसको दूसरा मॉडिफिकेशन ऑर्गेनील कहते हैं क्योंकि यहाँ पे चीजों की मॉडिफिकेशन होती है। दूसरा ये पोस्ट ऑफिस की तरह भी काम कर रहा है ना, यहाँ से देखो प्रोडक्ट ले रहा है और किसी और जगह पे पहुंचा रहा है, तो इसको सेल की पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, जस्ट एडिशनल पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली कहानी आपको समझ आ गई होगी। तो पेरिफेरली यानी कि साइडों में आपने क्या देखा था, वेजिकल्स पाए जा रहे थे, और मैंने अभी आपको बताया कि आप इन्हें गोल्जियन वेजिकल्स भी कह सकते हो, गोल्जियन वैक्यूल्स भी कह सकते हो। उसके पास दो फेस होते हैं, एक सिस फेस, दूसरा ट्रांस फेस। सिस फेस से चीजें लेता है, ट्रांस फेस से चीजें जो है ये बाहर की तरफ क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, बाहर निकाल देता है। अच्छा, वैसे आपको मैं बताऊं, मुझे अभी तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी नहीं पता कि इंपोर्ट का मतलब चीजें लेना होता है या देना, और एक्सपोर्ट का मतलब मेरे जहन में अभी नहीं आ रहा। ये आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना है। अच्छा, उसके बाद फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज की अगर हम बात करें तो इसके क्या क्या काम होंगे। अभी आपने इसके कुछ काम पढ़े, लेकिन कुछ इसके एडिशनल काम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
तो इसके काम ये होते हैं कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की प्रोडक्ट को मॉडिफाई करता है और उसको स्टोर करता है और फिर उसको उस जगह पे भेज देता है जहां पे उसकी जरूरत होती है। लाइक कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इनटू टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जिस तरह से हमारे पास जो प्रोटीन थी वो प्राइमरी स्ट्रक्चर की थी, लेकिन हमें जरूरत थी टर्शियरी स्ट्रक्चर की, तो इसको मॉडिफाइड कौन करेगा? आपका गोल्जी बॉडीज करेगा। मैंने कहा ये बेढंगा नहीं है, ढंग से काम करता है। पहले चीजों को कलेक्ट करेगा, फिर ढंग से उसको मॉडिफाइड करने के बाद पैक करेगा और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब वो चीजें आपकी क्या हो सकती हैं? एंजाइम्स भी हो सकते हैं, हॉर्मोन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारी जो एंजाइम्स हैं वो भी प्रोटीन के बने हुए हैं। हमारे जो मोस्टली 50% हार्मोन्स है वो भी किसके बने हुए हैं? प्रोटीन्स के बने हुए हैं। इट इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन ग्लैंडुलर सेल्स। ये ज्यादातर उन चीजों में पाया जाता है जो कि ग्लैंडुलर होते हैं, यानी कोई ना कोई चीज सीक्रेट कर रहे होते हैं, और वो हमेशा हार्मोन्स हो सकते हैं या फिर हमारे पास एंजाइम्स हो सकते हैं। उसके बाद ये वाले काम तो अभी हमने इमेज के अंदर भी देखे, अब कुछ एडिशनल इसके काम पड़ते हैं। इट ऑल्सो मैन्युफैक्चर सर्टेन मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये कुछ हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाता है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाता है। जिस तरह से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को मिला के ये हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन को बनाता है। आपको पता है कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये ग्लाइकोप्रोटीन्स लगी हुई होती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक सेल को दूसरे सेल के साथ लिंक करने में। ये कहता है कि इन एनिमल सेल इट सीक्रेट सर्टेन एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड अदर सब्सटेंसेस। आप लोगों ने खुद देखा हमारे सेलों के अंदर या तो ये किसी ना किसी एंजाइम को सीक्रेट कर रहा होता है या किसी ना किसी हार्मोन्स को सीक्रेट कर रहा होता है। अच्छा, प्लांट सेल के अंदर इसका काम क्या होता है? ये सेल वॉल बनाने में और सेल प्लेट बनाने में मदद करता है। अब इसकी ये इमेज मैंने यहाँ पे लगाई है, इसके जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जब प्लांट के अंदर सेल डिवीजन होती है, जब माइटोसिस होती है, यानी एक सेल से जब दो सेल बनते हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा। तो पहले तो इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ये आपको न्यूक्लियस डिवाइड होता नजर आ रहा है। एक न्यूक्लियस है ये और दूसरा न्यूक्लियस है ये, लेकिन सेल अभी तक एक है। ये सेल दो तब होंगे जब आप इसके साइटोप्लाज्म को बीच से डिवाइड करेंगे। साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने को कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है ना, तो उसको साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। और जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उसे कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। अब कैरियोकाइनेसिस तो हो गई है, लेकिन क्या रहती है? साइटोकाइनेसिस। और ये साइटोकाइनेसिस तब तक नहीं होगी जब तक आप इसके बीच में एक स्ट्रक्चर नहीं बनाते जिसको सेल प्लेट कहा जाता है। और ये जो सेल प्लेट वाला स्ट्रक्चर है, ये कौन बनाता है? गोल्जी बॉडीज बनाता है। ये बाज़ औक़ात प्री एंट्री की टेस्टों में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या बनेगी? सेल प्लेट बनेगी। और फिर इस सेल प्लेट से क्या होगा? इन दोनों सेलों के बीच में यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर बनना शुरू होगा, जिसका नाम हम क्या रखते हैं? सेल वॉल रखते हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं सेल वॉल के ऊपर भी लेक्चर बना के अपलोड कर दूंगा कि वो क्या होती है, कैसे बनती है, कितनी लेयर्स की बनती है। तो सेल प्लेट वो स्ट्रक्चर होता है जो दो सेलों को क्या करता है? सेपरेट करता है। उनके साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके ये सेल अलग हो जाएगा और ये सेल आपका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और फिर यहाँ इस बीच में, इसके बीच में बिल्कुल यहाँ पे क्या बनना शुरू हो जाती है? सेल वॉल बनना शुरू हो जाती है और इस तरह से दो सेल क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। तो सेल वॉल या सेल प्लेट बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? गोल्जी बॉडीज की होती है। ये आपने याद रखना है। In plant cell, they are involved in the formation of cell wall and cell plate. Cell plate is a structure formed during cell division in the plant cell to perform cytokinesis. आप लोगों की आसानी के लिए मैंने लिख दिया है कि साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन के लिए एक स्ट्रक्चर का बनना जरूरी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल प्लेट कहते हैं। और ये कौन बनाता है? गोल्जी बॉडीज। तो मुझे उम्मीद है कि गोल्जी बॉडीज के काम भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे और आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें। जहाँ प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में आके आप मुझसे बता भी सकते हैं, आप मुझसे शेयर भी कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है मुझसे कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, तो बच्चे वो मुझसे शेयर नहीं करते, जो बाद में खुद ही मुझे पता चल जाती है कि यहाँ पे मैंने ये मिस्टेक की है। तो जहाँ पे भी आपको बेटा मिस्टेक लगे तो आप हमें बता दिया करें, हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।